हे गाइस, मेरा नाम है पूरी अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। अब आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस का देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले 1.5 साल से टीसीएस में एज अ सिस्टम्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ एंड मैंने ये जो जर्नी है ना स्टार्ट करी थी एज अ डिजिटल कैंडिडेट। एंड टीसीएस का जो एग्जाम होता है एनक्यूटी एंड कोड बिटा, मेरे ये दोनों ही क्लियर थे एंड मुझे इन दोनों के थ्रू ही डिजिटल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे ये जो एनक्यूटी एग्जाम है ना इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो एंड एक हफ्ते के अंदर अंदर आप कैसे तैयारी करो ताकि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा दे। तो अगर आप इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे कार्ड देखने को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो ताकि आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सको। अब एनक्यूटी के बारे में बात करें ना, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से जो प्रोग्रामिंग लॉजिक वाले क्वेश्चन है ना आप उनके आंसर्स को चेक एंड वेरीफाई कर सकते हो कि आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट करी है एंड साथ में जो आपके कोडिंग क्वेश्चन हैं उनके कोड को इवन इजीली डीबग भी कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एनक्यूटी के बारे में। तो अब एनक्यूटी का जो एग्जाम है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले तो आपका एग्जाम होता है बेसिक वाला, अगर आप ये एग्जाम देते हो तो आपको ये एग्जाम क्लियर करने के बाद एक एग्जाम होता है डिजिटल वाला। अगर आप इस निंजा वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो, टॉप में आते हो, तो आपको डिजिटल वाले एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, अदरवाइज आपको निंजा वाले इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आपको डिजिटल एग्जाम मिलेगा एंड अगर आप ये जो डिजिटल एग्जाम है इसमें भी टॉप परफॉर्मर हो तो आपको डिजिटल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको फिर से निंजा वाले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये पेपर ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है। एंड एक एडिशनल चीज़ है कि अगर जो एक टीसीएस जो है ना इसकी एक लिस्ट होती है कॉलेजेस की, तो अगर आपका कॉलेज ए लिस्ट कॉलेज में है ना तो आपको एक एडिशनल चांस मिलता है। ये जो ऑल इंडिया एनक्यूटी एग्जाम होता है इससे पहले एक और एग्जाम होता है आपके कॉलेज स्पेसिफिक, उस एग्जाम में आपका जो डिजिटल एनक्यूटी एग्जाम है उससे सिमिलर पेपर आता है एंड अगर आप वो पेपर क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों को डायरेक्टली डिजिटल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है आप लोगों को जो बेनिफिट कर सकती है। अब ये जो पेपर है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बिकॉज इसका जो पैटर्न है और इसकी जो प्रेपरेशन है जो सेकंड एग्जाम होता है डिजिटल एनक्यूटी उससे एकदम सेम है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो पेपर है ना इसका पैटर्न किस तरह का होता है। तो भी आप लोग ये जो स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपका पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। तो अभी जो पैटर्न है ना इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना प्रेफर करता हूँ, एक तो एप्टीट्यूड एंड वर्बल एंड दूसरा प्रोग्रामिंग। तो मैं इन दोनों को एक सेपरेट सेक्शन बना के इन दोनों के लिए प्रिपेयर करना प्रेफर करता हूँ। तो अब एक ना मैं आप लोगों को चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत देखा है, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप 50-60% नंबर ले आते हो ना तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, आपको अगले पेपर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेड जब आप एनक्यूटी का पेपर देते हो तो एनक्यूटी के पेपर का जब रिजल्ट बनता है तो उस रिजल्ट के टाइम पे जो टॉप के 10-15% लोग हैं ना उन्हें ही अगले राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जो डिजिटल वाला एनक्यूटी होता है उसमें भी जो टॉप के 10-15% लोग आते हैं ना रिजल्ट में उन्हें ही आगे इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आप ये मेंटालिटी के साथ मत जाना कि आपका अगर 50-60% नंबर आ रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। इंस्टेड ये पेपर का रिलेटिव स्कोर होता है कि बाकी लोगों ने भी कितना स्कोर किया उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं आप पेपर को प्रिपेयर कैसे करो पेपर के लिए। तो जो निंजा का पेपर आता है ना जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोग्रामिंग वाला। मतलब डिजिटल वाले पेपर में और निंजा वाले पेपर में प्रोग्रामिंग वाले जो पार्ट की वेटेज है ना एप्टीट्यूड वाले से बहुत ज़्यादा है। अगर आपका प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन जो है दोनों 100% सही है ना, आपके एप्टी वाले में थोड़ा सा आपका वीक भी रह जाता है ना एप्टी, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ आप ये जो निंजा वाले पेपर है इसकी प्रोग्रामिंग के लिए प्रैक्टिस कैसे करो। तो अब इसमें आते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है ये होता है थोड़ा सा स्ट्रिंग लगा लो, लिंक लिस्ट लगा लो, एरेज, बाइनरी सर्च, ठीक है, बबल सॉर्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड। ये सब ही नहीं, मतलब इनके अलावा भी थोड़ी सी सिमिलर बट ईजी लेवल वाला क्वेश्चन होता है। तो ये आप बहुत ईजीली प्रिपेयर कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स या लीड कोड पे जाके आप एक हफ्ते में प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस का मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनके जैसे सिमिलर 2-3 और टॉपिक्स ढूंढो एंड इनके रोज़ 1 या 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
अगर आप हफ्ते में रोज ऐसे इन सब टॉपिक्स के 1 या 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपके एक वीक में आप आराम से 50-60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे एंड दैट इज मोर देन इनफ निंजा के कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। अब सेम चीज़ आपको एप्टीट्यूड एंड वर्बल के लिए करनी है। एप्टीट्यूड एंड वर्बल के लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है एंड वहाँ पे आपको लास्ट ईयर पेपर्स ढूंढने हैं। तो आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे एंड कोशिश करनी है आपको कि आप रोज एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो एंड देखो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो एंड उस सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ो। बस आप अगर ये दोनों चीज़ें एक हफ्ता पूरे अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना तो आप बहुत ईजिली ये जो निंजा का पेपर है इसको क्लियर कर लोगे। तो निंजा के पेपर में कोई आपको बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जब आप निंजा का पेपर दे दोगे तो निंजा का जो पेपर है ना इसका रिजल्ट आपने जिस डेट को पेपर दिया है उसके 10-15 दिन के बाद आ जाता है। अब जिस दिन आपका रिजल्ट आया ना उससे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही आपका डिजिटल का पेपर भी होगा। तो ये अज्यूम करके मत चलना कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको डिजिटल के लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। तो जिस दिन आप निंजा का एनक्यूटी एग्जाम देते हो आपको उसके बाद ही अपने डिजिटल के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। अब ये जो डिजिटल का एग्जाम होता है इसका पैटर्न भी जो निंजा वाला है उससे एकदम सेम होता है, बट इसके केस में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एप्टी एंड वर्बल भी थोड़ा सा टफ हो जाता है एंड प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये भी थोड़े टफ हो जाते हैं। अब इस केस में क्या है कि अगर आप ये जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, अब निंजा वाले केस में अगर आप 2 क्वेश्चन हैं एंड दोनों में से अगर आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है एंड आपका एप्टी बहुत अच्छा गया है तो भी आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। बट डिजिटल वाले पेपर में अगर आपके दोनों में से एक भी क्वेश्चन रह जाता है और अगर आपका एप्टी चाहे बहुत भी अच्छा है ना आप फिर भी मोस्ट प्रोबेबली अगले राउंड के लिए नहीं सिलेक्ट होगे। तो डिजिटल के पेपर में कोडिंग क्वेश्चन दोनों के दोनों सॉल्व होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड इसमें आपको लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ट्रीज वगैरह इन सब के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें जो एक क्वेश्चन आएगा वो तो थोड़ा सिंपल होगा, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज वगैरह से हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ग्राफ, ट्रीज, डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। इनमें आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि आप बेसिक से अप्रोच लगाओगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड मतलब आपकी वो अप्रोच सही भी होगी, वो सैम्पल टेस्ट केसेस पे वर्क भी करेगी। बट जो बाकी टेस्ट केसेस होंगे ना उन पे आप लोगों को इशू आएंगे, टाइम लिमिट एक्सीड जैसे। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको लीड कोड पे जाना है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको दूसरे लोगों की सबमिशंस देखनी है एंड उन सबमिशंस में आपको देखना है कि बाकी लोगों का जो सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है उन्होंने क्या चीज़ की है, कैसे की है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ये चीज़ को तो ही आप ये दोनों कोडिंग क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज आपका एक भी कोडिंग क्वेश्चन रह गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप डिजिटल इंटरव्यू के लिए नहीं सिलेक्ट होगे। एंड सेम चीज़ गोज फॉर एप्टीट्यूड एंड वर्बल। अब जैसे हम निंजा में हमने प्रैक्टिस करी थी, आपको सेम तरीके से डिजिटल के पेपर्स ढूंढने हैं एंड डिजिटल के पेपर्स की रोज प्रैक्टिस करनी है एंड आप देखोगे कि एप्टी एंड वर्बल का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना कोडिंग क्वेश्चंस का है। तो आप लोग एप्टी एंड वर्बल की भी प्रैक्टिस अच्छे से करो, बट कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। एंड जब आप ये डिजिटल का एग्जाम भी दे दोगे तो इसके 10 दिनों बाद आपको मेल आ जाएगी कि आपका पेपर क्लियर हुआ है कि नहीं एंड आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो अब जब आपका ये इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो ये इंटरव्यू आपका लगभग पेपर के रिजल्ट आने से 1 या 2 महीने तक लग सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में आपको शायद कोडविटा देने का चांस मिल जाए एंड अगर आपको कोडविटा देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अच्छे से कोडविटा की तैयारी करके कोडविटा देना, बिकॉज अगर आप कोडविटा में अच्छे से आपका रैंक आ जाता है तो आपको यहाँ से भी डिजिटल इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब आप अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो रहे हो ना तो ये चीज़ आपको 100% कन्फर्म नहीं करती कि आपको डिजिटल रोल मिल जाएगा। इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर भी आपको निंजा रोल मिल सकता है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप एक बार प्लीज़ मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी हैं जो आपके काम आएंगी इंटरव्यू में। तो एक बार मैं आपको यही कहूँगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छे से देख के जाना एंड जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो कोडिंग क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करना। अब मैं आपको एनक्यूटी के रिगार्डिंग जो मेरी टिप्स हैं वो बताता हूँ। अब ये जो टीसीएस का एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है ना, इसमें आप लोगों को ना एक डीबगर मिलता है एंड ये जो डीबगर है ना ये यूज़ करते हैं एक्लिप्स। जैसे नेटबीन्स एक सॉफ्टवेयर है वैसे ही एक्लिप्स एक सॉफ्टवेयर है एंड इसका बहुत पुराना वर्जन यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ना थोड़ा इसके साथ कंफर्टेबल होने में पेपर में टाइम लग सकता है।
तो सबसे पहला तो आपको काम ये करना है, पेपर से पहले इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना। आप इसको डाउनलोड करो, यूज़ करो, इसके अंदर थोड़ा सा कोड वगैरह लिख के ट्राई करो कि आप कैसे इसके अंदर कोड लिख सकते हो एंड कैसे इसको यूज़ करते हैं, ताकि आपका पेपर के अंदर 10-15 मिनट इसको समझने में वेस्ट ना हो। ये तो पहली चीज़ हो गई। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो प्रोग्रामिंग लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आप लोगों को कोड गिवन होता है एंड उस कोड की जो आउटपुट होती है आपको वो प्रिडिक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप डीबगर को यूज़ कर सकते हो एंड उसमें वो जो कोड गिवन है आप उसको टाइप कर दो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं होता, तो आपको टाइप करना पड़ेगा एंड आप उसको वहाँ पे टाइप करो, वहाँ पे रन करो, आपको आउटपुट मिल जाएगी एंड वो आउटपुट आप एमसीक्यूज में सिलेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ की मदद से आप ये जो प्रोग्रामिंग लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं इनको 100% करेक्ट कर सकते हो। एंड इस चीज़ का एक ही आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आप अगर एक्लिप्स के साथ थोड़े से फेमिलियर हो तो ही आप इसको यूज़ कर पाओगे एंड आपकी अगर टाइपिंग स्पीड थोड़ी फास्ट है तो ही इसे प्रेफर करना, अदरवाइज आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो। अब थर्ड चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो TCS का आयोन इन्वायरमेंट है ना, बहुत ज़्यादा बकवास है, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंगली पुराना सॉफ्टवेयर है। एंड इसमें अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो ना तो आप लोगों का ये वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर जो पाइथन का सपोर्ट है बहुत ही बुरा है। बिकॉज हम लोग जिस पाइथन में वर्क कर रहे हैं वो है पाइथन वर्जन 3.0 एंड ये जो TCS यूज़ कर रही है वो है वर्जन 2.0। जो 2.0 एंड 3.0 है, इन दोनों की सिंटेक्स में भी फ़र्क है। तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है कि आप लोगों को वहाँ पे 2.0 के साथ अडेप्ट करना पड़ता है 3.0 की जगह पे। एंड जो एक और इरिटेटिंग चीज़ है वो है कि जो डिबगर है वो 3.0 वर्जन यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको डिबगर यूज़ करना है तो आपको डिफरेंट वर्जन यूज़ करना पड़ेगा एंड अगर आपको इनको सबमिट करना है तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट वर्जन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पाइथन में आप लोगों को तभी रेकमेंड करूँगा जब आप लोगों को श्योरिटी है कि पाइथन का वर्जन 3.0 अवेलेबल है। सिंटेक्स में थोड़ा डिफरेंस है पर ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, बट अगर आप पाइथन 3.0 के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हो, आपको बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप तभी पाइथन प्रेफर करना। अदरवाइज जावा या C++ प्रेफर करना। C++ में भी थोड़े से इश्यूज हैं, कई लाइब्रेरीज जो हैं वो सपोर्ट ही नहीं करता ये TCS का आयोन। तो आप लोग अगर कर सकते हो तो जावा प्रेफर करना। जावा में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने पहले पाइथन यूज़ करी थी एंड पाइथन में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जावा इज़ द बेटर ऑप्शन, तो मैंने जावा में किया एंड जावा में मेरा बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, इन सबको आप दिमाग में रखना एंड इन सब के हिसाब से ही आप प्रैक्टिस करना। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पेपर को बड़े इजीली क्लियर कर पाओगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी इशू है ना पेपर के रिगार्डिंग, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। तो अब आई गाइज सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।